सबसे पहले हमारा साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है देखते हैं। साइबर अटैक है ना, जो एक मैलिशियस और डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है किसी भी कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए। कि भाई मैलिशियस मतलब खुराफाती जो होता है, जो मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, वो किसी भी कंप्यूटर में इन अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं अनऑथराइज एक्सेस? क्योंकि उन्हें किसी न किसी चीज़ का बेनिफिट चाहिए होता है, हमारी आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए चाहिए, चाहे उन्हें फाइनेंशियल गेन के लिए चाहिए, चाहे उन्हें कुछ भी हमारा डाटा लीक करने के लिए चाहिए। लेकिन किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेता है तो उसे हम कहेंगे साइबर अटैक। ठीक है, तो वो किस लिए करते हैं? डिसरप्ट ऑपरेशंस, स्टील डाटा और कोज डैमेज। ठीक है, क्या क्या इसके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? या तो अपने कंप्यूटर को हम इंटरनेट से दूर ही रखें। देखो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने कंप्यूटर को बिल्कुल इंटरनेट से, ये तो वही बात होगी ना कि हम लोग एकदम सोसाइटी से एक कोने में अलग अलग बैठे हैं। हम इसलिए अलग बैठे हैं कि कभी ये सोसाइटी मुझे हार्म ना कर दे, परेशान ना कर दे, मेरे ऊपर किसी तरीके का अटैक ना कर दे, तो ऐसे तो हम अकेले ही रह जाएंगे, हमारा फ़ायदा क्या है? तो ऐसे ही कंप्यूटर की बात है, जब आप अपने कंप्यूटर को बिल्कुल ऐसे अकेला रखोगे, उसमें ना चिप लगाओगे, ना पेन ड्राइव लगाओगे, ना ही आप उसमें इंटरनेट चलाओगे, तो कंप्यूटर खरीदने का फ़ायदा क्या हुआ? ना ही आप उसमें कोई मीडिया शेयर करोगे, तो फिर कंप्यूटर का क्या फ़ायदा है? तो हमें सब कुछ करना भी है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मालवेयर। तो जो हमारे अटैक्स होते हैं कंप्यूटर में वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मालवेयर क्या होता है। मालवेयर आपका दो चीज़ों से मिलके बना है। मालवेयर दो वर्ड से मिलके बना है। माल का मतलब है मैलिशियस और वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का पीछे का वेयर ले लिया गया है और मैलिशियस का आगे का मैल ले लिया गया है। इसका मतलब क्या है? मैलिशियस मतलब जो किसी न किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब कि नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमें। तो ये किस लिए होते हैं? ये सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप किए जाते हैं? हमें डैमेज करने के लिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो भी हार्डवेयर है, या फिर डाटा चुराने के लिए, या फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कि हम अपने कंप्यूटर में कुछ भी चला रहे हैं, हमें प्रॉब्लम, हमारी जो भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई देख के कुछ भी नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही परेशान करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इट कैन इनकर फाइनेंशियल डैमेज ये कर सकता है वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन से टाइप होते हैं मालवेयर के? वायरस होता है एक, तो जो हमारे कंप्यूटर में हम बोलते हैं कि वायरस आ गया मेरे कंप्यूटर में, तो वो ही वायरस है। ये वायरस देखो, अगर आप बायो की लैंग्वेज में देखो तो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है। अगर आपको घर में कोल्ड हो गया तो सभी को लग जाता है ना, वो जो जो आपको हाथ लगाता है, जो जो आपके हाथ से छुई हुई चीज़ें खाता है, तो क्योंकि फैलता है वायरस, तो भाई हाथ लगाने से ही या फिर छींकने से, आप पास बैठे हो, तो ऐसे ही कंप्यूटर में वायरस है। कंप्यूटर में जो वायरस है वो भी ऐसे ही फैलता है। आप एक पेन ड्राइव से दूसरी पेन ड्राइव, एक मान लो इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, आपने इसमें पेन ड्राइव लगाई, इसी पेन ड्राइव को आपने दूसरे कंप्यूटर में यूज़ कर लिया, तो जो वो वायरस है वो आपके पेन ड्राइव में आया, फिर वो यहाँ पे गया, देन इस कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर दिया उसने। तो इसी तरीके से जो है वायरस फैलता है। लेकिन वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। जैसे कि किसी न किसी फाइल की जरूरत होगी वायरस को, ठीक है, फैलने के लिए। वायरस क्या क्या अटैक करता है? पासवर्ड को भी चुराता है, फाइल्स को भी करप्ट कर देता है, और स्पैमिंग कॉन्टेक्ट्स भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसी की जगह वो नेक्स्ट टर्म है हमारी वोम क्या करता है? वोम भी यही काम करता है, अनएक्सपेक्टेड कोज करता है हमारे कंप्यूटर में, डैमेज भी कर सकता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। लेकिन जो हमारा वायरस है उसको तो एक फाइल की जरूरत थी रेप्लिकेट करने के लिए, अपने आप को कॉपी करने के लिए, लेकिन वोम को किसी भी फाइल की जरूरत नहीं होती। ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम होता है, ये खुद ही रेप्लिकेट करता रहता है अपने आप को थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है, तो क्या क्या ये किस किस टाइप के अटैक कर सकता है? स्टॉर्म वॉर्म, कोड रेड, मोरिस वॉर्म। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रैंसमवेयर है, जो सिंपल सी बात है, ये वो वाले वायरस होते हैं, वो वाले मालवेयर होते हैं जिसमें कि आपका जो डाटा है, मान लो आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में आप एक बिजनेस एंटिटी हो। ठीक है, बिजनेस एंटिटी हो तो आपके पास बहुत सारा अपनी कंपनी का डाटा पड़ा है, ऐसा डाटा है कि जिसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। तो कोई किसी ने देखा कि हाँ भाई इसका ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है, उसने क्या किया, आपके जो डाटा है उसको लॉक कर दिया,
लॉक कर दिया, कैसे ना कैसे करके उसने आपके सिस्टम का एक्सेस लिया और उसको लॉक कर दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे पैसा दो तब मैं आपके इसको जो डाटा को रिलीज करूंगा। तो वही है हमारा रैंसमवेयर। टारगेट्स डाटा अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। इसका जो एग्जाम्पल है वो वानाक्राई नाम का एक रैंसमवेयर आया था, जिसने लगभग इतने सारे जो हमारे 2 लाख कंप्यूटर हैं 2017 में, इनको इन्फेक्ट कर दिया था। वानाक्राई इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसने सच में ही लोगों को रुला दिया था। ठीक है। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स है जो ये हमारा ट्रोजन मालवेयर है जो ये ट्रोजन हॉर्स पे रखा गया है। ठीक है। इसमें क्या करता है, जो यूज़र जो ये मालवेयर वाले होते हैं ना, जो भी अटैक करता है सिस्टम को, वो दिखाता अपने आप को कि वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है। लेजिटिमेट मतलब कि भाई एक रियल एंटिटी है वो। तो इससे क्या होगा, यूज़र क्या सोचेगा कि हाँ भाई ये रियल एंटिटी है, उसको डाउनलोड कर लेगा या फिर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेगा उस सॉफ्टवेयर को। ठीक है। और वो क्या निकलता है कि मतलब ऐसे कहते हैं ना कि पीछे से एक तरीके से अटैक करना, हमें लगेगा तो वो रियल है लेकिन वो रियल नहीं है, और वो हमारे सिस्टम को डैमेज करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या हुआ है, एंटर हुआ है हमारी जो है इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए। तो ये है जो डज नॉट सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होते ये, इनफेक्ट अदर फाइल्स। ठीक है, ना ही दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करते। स्प्रेड्स थ्रू यूज़र इंटरेक्शन। ये कैसे फैलते हैं? यूज़र इंटरेक्शन से, जैसे मेल के थ्रू आपके पास कोई अटैचमेंट आई, आपने उसको बिना सोचे समझे खोल लिया, उसमें लिखा था कि हाँ भाई ये बहुत आपके लिए अच्छा है, इसको आप इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम में कोई वायरस एंटर नहीं करेगा, इस तरीके से कुछ भी आपको लुभावना मतलब दिया है। ठीक है। तो और वो हमारे लिए क्या निकला, बहुत ही मेलिशियस निकला। तो ये क्या होता है, क्रिएटिंग बैकडोर्स फॉर मेलिशियस यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम। जो मेलिशियस यूजर्स होते हैं ना, उनको हमारे सिस्टम का एक्सेस दे देते हैं। उसके बाद है स्पाईवेयर। स्पाई मतलब ये नाम ही बता रहा है इसका, स्पाई, स्पाइंग, किसी को देखना, ऑनलाइन किसी को घूरना। ठीक है। तो ये क्या करता है कि किसी जो पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस पर एक तरीके से नज़र रखना कि वो क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना या फिर कहीं सेंड करना विदाउट देयर कंसेंट, उनकी कंसेंट के बिना। जैसे कि ट्रैकिंग इंटरनेट यूसेज फॉर एडवर्टाइजर्स, कैप्चरिंग क्रेडिट कार्ड लॉगिन इन्फॉर्मेशन। जो इंटरनेट यूजर्स है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना। ठीक है, कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे। उसके बाद है एडवेयर नाम ही बता रहा है उसका, एडवर्टीजमेंट जो दिखाते हैं हमें। इनका पर्पज़ क्या होता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट दिखा के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है। जो हमें बार बार में हम कोई भी ब्राउज़र वगैरह खोलते हैं उस पर हमें ऐड वगैरह दिखते हैं ना, तो ये वही होते हैं। एडवेयर जनरली हार्मलेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना चाहिए, अनसेफ जो क्लिक हो। ठीक है। पॉपअप एड्स, अनवांटेड इंस्टॉलेशन स्क्रीन्स। उसके बाद है की लॉगर। की लॉगर का मतलब होता है कि जैसे आप अपना कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो आप की प्रेस कर रहे हो उनको रिकॉर्ड करना। कैन बी मालवेयर और हार्डवेयर दैट रिकॉर्ड कीज प्रेस्ड बाय अ यूज़र ऑन द कीबोर्ड। जब आप की प्रेस करो ना, उनको रिकॉर्ड करना। तो ये क्या करते हैं, सेंसिटिव डाटा हमारे जैसे पासवर्ड, ईमेल, प्राइवेट कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हार्डवेयर की लॉगर प्लेस्ड अटॉप द एक्चुअल कीबोर्ड। जैसे कि आपका जो हार्डवेयर की लॉगर है आपके जो एक्चुअल कीबोर्ड पे है वो रख देना, देन उसको रिकॉर्ड करना कि यूज़र ने क्या क्या टाइप किया है। उसके बाद है मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा मालवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, उसके मोड्स क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, कि वो किस किस तरीके से फैलता है हमारे कंप्यूटर्स में या हमारे सिस्टम्स में या हमारे मोबाइल्स में, वो देखते हैं। डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तब ये हमारे कंप्यूटर में आता है। जैसे हमने कोई सॉन्ग डाउनलोड कर लिया, होता है ना कि कई बार सॉन्ग डाउनलोड कर लिया, हमारा सारा सिस्टम इन्फेक्ट हो गया है, उस मालवेयर जो भी है हमारे सिस्टम में वायरस आ गए हैं, वॉर्म्स आ गए हैं। और दूसरा है स्पैम ईमेल। जो हमारे कंप्यूटर में स्पैम ईमेल्स आते रहती हैं, हमारे फ़ोन पे में जीमेल पे मेल्स आते रहते हैं, स्पैम होती हैं, जो जिन्हें जीमेल ऑटोमेटिक भी डिटेक्ट कर लेता है। तो जो वो फालतू में मेल आती रहती है ना, वो भी हमारे लिए नुकसान कर सकती हैं। ठीक है। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे आप, मैंने अभी बताया था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप पेन ड्राइव लगा करके दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेज रहे हो, तो उससे भी आपका जो है वायरस फैल सकता है। नेटवर्क प्रोपेगेशन। नेटवर्क के थ्रू भी आपका जो आप एक ही नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं, देन उसके थ्रू कोई वायरस आ रहा है तो उससे भी आपका सिस्टम है जो वो इन्फेक्टेड हो सकता है।
उसके बाद है साइंस ऑफ मालवेयर इन्फेक्शन। यहाँ से आपके पेपर में कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि कौन कौन से साइन है मालवेयर इन्फेक्शन के। तो वो हैं कि भाई आपका सिस्टम एकदम से क्रैश हो जाएगा, आपके सडनली विंडो बंद हो जाएगी, या फिर आपके सिस्टम में अपने आप से ही प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहे हैं, या फिर आपका जो होम पेज है ब्राउज़र का वो भी चेंज हो गया है, या फिर आपके सिस्टम में कोई फाइल थी वो अपने आप ही गायब होगी। आपके सिस्टम में अलग अलग तरीके की साउंड्स आ रही हैं, आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, ईमेल आपके सिस्टम से खुद ही चली गई है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है मालवेयर का। और जो ये मैंने अभी कराए हैं भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर, दोनों के ऊपर मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सारी की सारी। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स। हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए इससे बचने के लिए। तो हमें एक तो अपने सिस्टम में एंटीवायरस को रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो भी आप डाउनलोड करते हो अपने सिस्टम में वो लाइसेंस्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी गूगल क्रोम से डाउनलोड किया और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो ऐप्स हैं उनको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो किसी भी सर्वर पे जाके, आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो, तो अगर आप पेमेंट के लिए कोई भी यूज़ कर रहे हो मेथड, तो उसको HTTPS जो वेबसाइट होती है उनसे ही पेमेंट करें। और फायरवॉल को हमेशा अपने सिस्टम में इनेबल रखें। फायरवॉल आगे आएगा टॉपिक में, मैं बताती हूँ क्या होगा। अवॉइड क्लिकिंग अननोन लिंक्स एंड ईमेल्स। जो भी आपके फ़ोन में या फिर आपके मेल आईडी में अननोन लिंक्स आते हैं ना, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे फर्जी लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। और आप जो USB डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करें तो उनको सबसे पहले स्कैन करो अपने सिस्टम में लगाने से पहले। ठीक है, लगा करके सबसे पहले उन्हें स्कैन करके देन फिर ही डाटा को कॉपी करो। और अपना पासवर्ड या पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अपने डाटा को रेगुलरली बैकअप रखना चाहिए। और जो अननोन प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में जो यूज़ के नहीं है उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। और जो पॉपअप हमारे आते हैं कि भाई फ्री वायरस, फ्री एंटीवायरस, इसको डाउनलोड कर लो, इससे आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएंगे, उन्हें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वही ये डिटेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम में वायरस को और उन्हें रिमूव करने के काम आते हैं। ठीक है, स्पैम क्या होते हैं, वही जो भी मैंने बताया है कि हमारे सिस्टम में ये आते रहते, मेल के थ्रू आते रहते हैं। एड्स और प्रमोशंस के लिए, स्कैम्स के लिए भी यूज़ होते हैं। ईमेल सर्विसेज ऑटो फिल्टर स्पैम, ऑटो फिल्टर कर लेती है ईमेल से। ठीक है, उसके बाद है HTTP वर्सेस HTTPS। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, इनकी फुल फॉर्म से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS की फुल फॉर्म क्या है, इसके साथ क्या लग जाएगा, सिक्योर लग जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो है जो मैंने नेटवर्किंग की करवाई है उसमें मैंने सारी फुल फॉर्म्स दी है नेटवर्किंग से रिलेटेड। ठीक है, उसको आप जा करके देखना। देन उसके बाद है कि ये प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी डाटा के ट्रांसमिशन के लिए ओवर वर्ल्ड वाइड वेब। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो जो हमारे HTTP हैं वो इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, लेकिन वो उसको एनक्रिप्ट नहीं करते सीधा, जैसे कि जैसे इन्फॉर्मेशन है तो उसको भेज देते हैं। लेकिन HTTPS क्या करता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको एनक्रिप्ट करेगा, उसके बाद जो रिसीवर एंड है ना वहाँ पे उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या होता है, मतलब कि जैसे आपने किसी को कुछ भी भेजा तो उसको पहले, जैसे HTTP है, HTTP को आप किसी A यूज़र से B यूज़र को भेज रहे हो तो HTTP को पहले कुछ भी कोड में कन्वर्ट कर देगा, जैसे ABC या कुछ भी कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे वो ABCD जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद वो फिर से आपका डिक्रिप्ट होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, HTTP में। तो फिर वो यहाँ पे आपका रिसीव होगा, तो ये किसके थ्रू होगा, HTTPS के थ्रू, जहाँ पे सिक्योर आपका आ जाएगा। ठीक है, वल्नरेबिलिटी इसमें क्या होती है कि ये बहुत वल्नरेबल होते हैं, इन्हें हैकर्स है जो बहुत जल्दी डाटा को इस पर अटैक कर सकते हैं, डाटा को ले सकते हैं, अनसेफ होता है ये। और ये हमारा क्या होता है, बहुत सिक्योर होता है। इसमें हमें बैंकिंग वगैरह की, अगर हम कुछ भी डिटेल फिल कर रहे हैं, पासवर्ड लगा रहे हैं, हम किसी भी अपने बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करें तो हमें HTTPS का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है भाई, फायरवॉल यही है कि भाई आप लोगों ने, आप किसी भी एक सिस्टम पे कुछ भी ब्राउज कर रहे हो, सर्फ कर रहे हो, और वहाँ आपके सिस्टम में जो भी डाटा आ रहा है, जो भी आपके सिस्टम से डाटा जा रहा है, तो वो फायरवॉल से होके जाएगा, मतलब यहाँ से फिल्टर होके जाएगा। फायरवॉल देखती है कि क्या आपके नेटवर्क में आ रहा है, क्या आपके नेटवर्क से जा रहा है। अनऑथराइज्ड एक्सेस है जो हमारे सिस्टम में, उसको ये रोकती है। ठीक है, A computer firewall is a network security system designed to protect a trusted private network from unauthorized access or traffic originating from an untrusted outside network। जो हमारा
ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क है ना, जो भी हमारे खुद के कंप्यूटर्स हैं, उन्हें किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये रोकती हैं। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बोथ एंड एक्ट्स एज द फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट मालवेयर। जो ये हमारी एज फर्स्ट बैरियर मालवेयर के अगेंस्ट काम करती है। सॉफ्टवेयर में भी इंस्टॉल हो सकती है और हार्डवेयर में भी इंस्टॉल हो सकती है। अ फायर वॉल एक्ट्स एज अ नेटवर्क फिल्टर। ये किस तरीके से काम करती है? हमारा नेटवर्क फिल्टर के तरीके से। उसके बाद है कुकीज़। कुकीज़ क्या होती है? देखो नाम उसका बता रहा है, कुकीज़ जैसे बिस्किट हम खाते हैं ना, उस तरीके से भी इनको हम कह सकते हैं। कंप्यूटर कुकीज़ क्या होती है? लेकिन ये हार्मलेस होती हैं, ये कुछ नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन परेशान जरूर करती हैं। A computer cookie is a small file or data packet stored by a website on the client's computer। जो हमारे कंप्यूटर में है वो खुद ही इंस्टॉल कर दी जाती हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में वो खुद ही स्टोर हो जाती हैं। इट कैन ओनली बी एडिटेड बाय द वेबसाइट दैट क्रिएटेड इट। इन्हें जो एडिट कर सकता है सिर्फ वही कर सकता है जिसने इसको क्रिएट किया है। ये किस किस क्या क्या काम करती है हमारे कंप्यूटर में? हमारे जो लॉगिन डिटेल्स हैं उसको याद रखती है। जैसे कि कई बार हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो नेम में जैसे ही हम अपना पहला अक्षर लिखेंगे तो वैसे ही हमारे नाम आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो उस पर हम क्लिक करके उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। एड्रेस कई बार होता है, हम एड्रेस फिल करते हैं तो एड्रेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी एड्रेस की डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। तो वो कौन करता है? हमारा कुकीज़। रिमेंबर कार्ट आइटम्स। जो भी हमारे कार्ट में आइटम्स होते हैं उनको रिमेंबर करते हैं। जैसे मान लो हमने अमेजन में 4-5 आइटम्स ऐड कर दिए, देन हमें उन्हीं की एडवर्टीजमेंट आती रहती है बार बार, तो वो भी कौन करता है? कुकीज़ करता है। फॉर्म्स को ऑटो फिल करते हैं और सेव प्रेफरेंसेस को भी क्या करते हैं? सेव रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स एंड क्रैकर्स क्या होते हैं? Hackers and crackers are individual with thorough knowledge of computer systems, networks and programming who use their knowledge to find loopholes। क्या होते हैं ये? कि जो उनके पास जितनी भी नॉलेज है ना वो यूज़ करते हैं उसका किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में जो लूप होल है उनको फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ऐप डिज़ाइन किया, ठीक है, मैंने ऐप डिज़ाइन किया, उसमें पेमेंट भी आ रही है मेरे पास, ठीक है, मैं भी पेमेंट कर रही हूँ उस ऐप से, लेकिन मेरे ऐप में इतना मेरा ऐप स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, उसे मान लो किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो वो हैकर्स होते हैं वही तो हैक करते हैं हमारे ऐप्स को, ठीक है। तो ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। जो वाइट हैट हैकर होते हैं ना वो हमारे कौन से हैकर होते हैं? जैसे कि अभी हमारा जैसे हम लोग हैं, हमारे पास मान लो ICICI है, ये बैंक है, ठीक है, इनका कोई ना कोई ऐप है, हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं उसे। अब हम लोग एज यूज़र ये भी तो चाहेंगे कि अगर हम ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, अगर इस पर ट्रस्ट भी तो करना बहुत मुश्किल होता है ना कई बार चीज़ों पे, कि वो ट्रस्ट वर्दी भी होनी चाहिए चीज़ें, कि भाई अगर हमने ऐप डाउनलोड किया है उसमें हम अपना सारा ऑनलाइन डाटा देख रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो वो सिक्योर हो। लेकिन उस सिक्योरिटी को कौन देखेगा? बैंक देखेगा। तो बैंक उससे पहले जो ऐप बनाएगा उसकी टेस्टिंग भी तो करेगा, वो भी हैकर्स को लेके आएगा तो वो देखेगा कि क्या तुम इस ऐप को हैक कर पा रहे हो। अगर वो हैक कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ऐप कमज़ोर है, वो और उसको सुधारेंगे। तो वो जो हैकर हैं जो वो अच्छे के लिए काम कर रहे हैं वो क्या होंगे? इथिकल हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ठीक है। और जो ब्लैक हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अनइथिकली ब्रेक करते हैं लॉज को। और जो वो हैं जैसे कि किसी ने हमारे ऐप को गलत तरीके से हैक कर लिया और हमारी क्या है सारी ट्रांजैक्शंस ले ली और हमारा सारा पैसा ले लिया, तो वो क्या होंगे? हमारे ब्लैक हैट हैकर्स। और जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं ना ये पैसे के लिए नहीं करते, ठीक है, नॉट फॉर मॉनेटरी और पॉलिटिकल गेंस। इनका इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फन और चैलेंज के लिए करते हैं कि हाँ भाई क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो एज फन लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। न्यूट्रल हैकर्स होते हैं ये। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ अटैक्स। अटैक्स कौन कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर पे, ठीक है। तो एक आएगा हमारा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? DOS, कि हमारे एक सिस्टम पे इतना सारा ट्रैफिक भेज दिया जाता है जिससे कि मान लो हमें एक वेबसाइट को एक्सेस करना है, ठीक है, उस वेबसाइट
को जो ओरिजिनल यूज़र है वो यूज़ ना कर पाए, उसके लिए बहुत सारा ट्रैफिक भेज दिया जाता है एक ही वेबसाइट पे, जिससे कि जो रियल यूज़र है उस वेबसाइट को एक्सेस ही ना कर पाए। तो वो होता है हमारा डिनायल ऑफ सर्विस। उसके बाद है नेटवर्क इंट्रूजन। नेटवर्क इंट्रूजन क्या होता है? एनी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, किसी भी कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्टिविटी करना, जैसे कि DOS, ट्रोजन, वॉर्म्स जो भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नूपिंग, स्नीफिंग। स्नीफिंग क्या होता है कि सीक्रेटली कैप्चर करना, किसी भी नेटवर्क ट्रैफिक को सीक्रेटली देखना, चुराना उसको, ठीक है। द हैकर लिसन्स टू अ कम्युनिकेशन चैनल, रिप्रोड्यूसेस द पैकेट एंड पुट देम बैक। वो क्या करते हैं? उनको सुनते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सभी को पीछे से चुराना, ठीक है। उसके बाद है एवेज ड्रॉपिंग। एवेज ड्रॉपिंग में क्या होता है कि मान लो कोई दो बंदे हैं, एक यहाँ पे बंदा है भाई A है, एक यहाँ पे उसकी बंदी है B है, ठीक है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, मगन है एकदम, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं अच्छे से। तो क्या होगा कि कोई बीच में क्या कर रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है बैठा बैठा, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा एवेज ड्रॉपिंग। एवेज ड्रॉपिंग में क्या होगा कि कोई अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन, किसी की प्राइवेट कम्युनिकेशन को सुनना बिटवीन टू एंटिटीज ओवर अ नेटवर्क, जैसे कि VoIP कॉल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, किसी के मैसेजेस पढ़ना, वो सब, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? आप लोग वेबसाइट चलाते हो, नेट चलाते हो, ठीक है। आप लोग उन्हें हिस्ट्री को भी डिलीट कर देते होगे। आप लोग सोचते होगे कि जो मैंने चलाया था बस वो चला गया, अब वो कुछ है ही नहीं। आप लोग फोटो पोस्ट करते होगे, वीडियोस पोस्ट करते होगे, आप लोग एक बार पोस्ट करके देन उसे डिलीट भी करते होगे कई बार, फिर सोचते होगे कि ठीक है डिलीट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे एक बार चले गए या आपने कुछ भी इंटरनेट पे सर्च कर लिया, तो वहाँ पे आपके क्या बन जाते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। आपके फुटप्रिंट वहाँ पे हमेशा के लिए अब बन चुके हैं। जैसे कि हर एक कंपनी का अपना डाटाबेस होता है, डाटाबेस सर्वर, वहाँ पे जाके चीज़ें स्टोर हो ही जाती हैं, ठीक है। तो डिजिटल फुटप्रिंट से हमारे दो तरीके के होते हैं, एक्टिव फुटप्रिंट्स, पैसिव फुटप्रिंट्स। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज द यूनिक एंड ट्रेसेबल ट्रेल ऑफ डाटा अ पर्सन लीव्स बिहाइंड व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज। जब आप इंटरनेट का यूज़ करते टाइम जो भी अपने फुटप्रिंट छोड़ देते हो उन्हें हम कहेंगे डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे कि आप लोग कुछ भी वेबसाइट चला रहे हो, कोई भी वेबसाइट चला रहे हो, है ना, तो वो हमारे होंगे डिजिटल फुटप्रिंट। उसके बाद दिस रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज सर्चेबल, परमानेंट एंड इम्पैक्ट्स वंस डिजिटल रेपुटेशन। सर्च भी कर सकते हैं इन्हें, ठीक है, और परमानेंट होते हैं ये। जैसे कि आप लोग कई बार देखते होंगे जो पुलिस वाले हैं, अगर कोई अपराधी क्राइम कर देता है तो उसकी वो हिस्ट्री निकालते हैं ना, चाहे उसने डिलीट भी कर रखी हो, लेकिन वो साइबर सेल के पास जाते हैं और उसकी हिस्ट्री निकालते हैं कि इस बंदे ने क्या क्या पर्टिकुलर यूट्यूब पे क्या क्या मेथड्स को सर्च कर रखा है, क्या क्या ये देख रहा था इंटरनेट पे, उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो उससे उन्हें पता लग जाता है कि हाँ ये बंदा इतने दिनों से ये काम कर रहा था, इस चीज़ की सर्च में था ये। तो उससे फिर वो क्या होता है कि उन्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने, जैसे कई बार लोग अपना फ़ोन वोन तोड़ के भी जैसे नदी में फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पुलिस से निकाल करके उसका सारा डाटा फोरेंसिक टीम के पास भेजते हैं, निकाल लेते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है? हमारा जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स बने रह जाते हैं ना, उन्हीं से तो होता है वो सारा। उसके बाद है एक्टिव फुटप्रिंट्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम खुद से छोड़ते हैं, जिन्हें हम डेलिब्रेटली जाके छोड़ देते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, ब्लॉग डालना, कमेंट्स करना, ईमेल्स भेजना या फिर फॉर्म भरना ऑनलाइन, वो सब। पैसिव फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? जो हमारे बिना इनडायरेक्टली जो हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री लॉग्ड बाय सर्च इंजन्स, जो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सर्च इंजन से उसको देखते हैं। IP एड्रेसेस हो गए, जैसे लोकेशन डाटा कलेक्टेड बाय ऐप्स, जो हम ऐप्स चलाते हैं उसमें हमारा जो लोकेशन का डाटा है वो ऑटोमेटिकली फिल होता रहता है, तो वो हमारा किस में आएगा? पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो साइबर ट्रोल से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उन्हें हम देखते हैं। देखो इससे तो मैंने आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन नहीं देखा है, तो आप लोग इस चीज़ को तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, इससे मैंने क्वेश्चन देखा है पेपर में, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन लास्ट में ऐड भी किए हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। उसके बाद है नेक्स्ट
साइबर क्राइम क्या होता है कि जिसमें आपका किसी भी कंप्यूटर का, नेटवर्क डिवाइस का, या फिर किसी भी मोबाइल का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज़ किया जाता है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, तो वो हमारे किस में आएगा, साइबर क्राइम में। ठीक है, उसके बाद है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है कि किसी को ऑनलाइन बुली करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को डिग्रेड करना, किसी की फ़ोटो पे जा करके उसके बारे में गंदा गंदा लिखना, कमेंट करना, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब उसके बारे में पोस्ट कर देना, तो वो सब हमारा क्या होता है, साइबर बुलिंग में। ये हैरासमेंट मतलब हैरासमेंट पे फोकस करते हैं, इमोशनली डिस्ट्रेस भी करते हैं नेक्स्ट बंदे को। ठीक है, उसके बाद साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर बंदे या बंदे की प्रोफाइल पे जाके उसे देखते ही रहते हैं कि हाँ किसने क्या पोस्ट किया है, क्या नहीं किया है, उसको बार बार में देखना, घूरना। ठीक है, या फिर भाई किसी की भी कोई बिजनेस है उसको जाके देखना कि हाँ भाई इस बिजनेस में क्या चल रहा है, किसको कैसे हमें परेशान करना है, उस इंटेंशन से। ठीक है, तो वो हमारा होगा साइबर स्टॉकिंग। यूजिंग द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू हैरास, थ्रेटन और रिपीटेडली फॉलो अनदर पर्सन। ठीक है, किसी भी आदमी को हैरास करना, थ्रेटन करना, या फिर उन्हें फॉलो करना बिना उनकी कंसेंट के, तो वो हमारा किस में आएगा, साइबर स्टॉकिंग में। जैसे कि ये साइबर बुलिंग से हमारा क्या होता है, डिफर होता है। क्यों? इन्वॉल्विंग अ पैटर्न ऑफ मॉनिटरिंग एंड क्रेडिबल थ्रेट्स ऑफ हार्म एंड फियर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, देखो नाम ही उसका बता रहा है फिशिंग। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो फिश को पकड़ते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे पहले तो उन्हें खाना देंगे, देन उसके बाद जाल को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, और फिर उसको ऊपर करके सारी मछली को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना फिशरमैन। तो ये भी उसी तरीके से है, पहले तो ऐसे लेजिटिमेट दिखाया जाएगा, खुद को रियल दिखाया जाएगा, और फिर हमें फंसा करके हमारा जो डाटा वगैरह, हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल गेन हमारे से ले लिया जाएगा। तो ये क्या होता है, आ फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेना, किसी भी यूज़र नेम हो गया, जैसे पासवर्ड हो गया, बैंकिंग डिटेल्स हो गया, बाय डिस्गाइजिंग अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसके बाद है विशिंग। विशिंग का मतलब क्या है, वॉइस फिशिंग। इसमें क्या है, जैसे कि फ़ोन पे आपको फ़ोन आता है ना कई बार कि भाई आप अपने बैंक की डिटेल शेयर कर दो, ओटीपी शेयर कर दो, हम आपको ये ऑफ़र देंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको फ्यूल फ्री मिलेगा, आपको खाना फ्री मिलेगा, आप स्विगी को आपका इतना % ऑफ देगी आपको इस कार्ड पे। तो वो सारा हमारा क्या किस में आएगा, वॉइस फिशिंग में। उसके बाद है स्मेशिंग। स्मेशिंग किस में आएगा, मैसेजेस भेजना किसी को भी। जैसे हमारे पास आते हैं ना कई बार मैसेज, मेरे पास तो बहुत आते हैं भाई, ऐसे आएंगे मैसेजेस कि भाई इस पे क्लिक करो, महीने के 15,000 कमाओ, महीने के 20,000 कमाओ, इस मैसेज पे क्लिक करो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारे किस में आएंगे, SMS फिशिंग में। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी की भी फेक आईडी बना ली किसी दूसरे बंदे ने, देन उसको परेशान कर रहा है, उसका रियल बन करके हाँ भाई मैं हूँ ये रियल आदमी, और किसी को भी फिर उसके नाम पे मैसेजेस भेजना, उसको परेशान करना, उसकी आइडेंटिटी को बेसिकली ख़राब करना, तो वो हमारे किस में आएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट में। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग एंड मिसगाइज अ यूजर्स पर्सनल आइडेंटिफिएबल डाटा सच एज ईमेल आईडी, क्रेडेंशियल्स, पैन नंबर टू कमिट फ्रॉड एंड इम्पर्सोनेट देम। भाई किसी का भी ये बोल कर के मैं रियल बंदा हूँ और उसके नाम पे फ्रॉड कर देना। ठीक है, तो इनका गोल क्या होता है, द अल्टीमेट गोल इज टू एज्यूम द विक्टिम्स आइडेंटिटी फॉर इलीगल फाइनेंशियल गेन। उसके बाद ट्रोलिंग। ट्रोलिंग का मतलब क्या है कि भाई किसी को ट्रोल करना, ऑनलाइन किसी को ट्रोल करना, कुछ भी किसी के लिए भी भाई झगड़ा कर देना ऑनलाइन, कि कमेंट्स में किसी के साथ झगड़ा करना, इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा इन्फ्लेमेटरी पोस्ट कर देने से पब्लिक भड़क जाए, तो वो सारा हमारा किस में आएगा, ट्रोलिंग में। तो ट्रोलिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि किसी को भी ऐसे भाव नहीं देने चाहिए ऑनलाइन हमें। ठीक है, उसके बाद सेक्सटोर्शन। सेक्सटोर्शन में क्या होता है कि किसी को इस तरीके से परेशान करना कि हाँ भाई मैं तेरी प्राइवेट फ़ोटो, आपकी इंटीमेट फ़ोटो, या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिटीज इमेजेस हैं जो उनको लीक कर दूंगा, अदरवाइज इसके बदले अदरवाइज मुझे क्या दो, पैसे दो। तो वो हमारे किस में आएगा, सेक्सटोर्शन में। उसके बाद है हमारा IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या है कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हम बना रही हैं, कुछ भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर देखो एक तो हमारी प्रॉपर्टी ये है कि भाई हमारा घर है वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे नाम है। ऐसे ही हमारी ऑनलाइन भी प्रॉपर्टी है, हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं,
तो उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ राइट्स भी होंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, ऐसा तो नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को कोई और यूज़ कर रहा है, तो वो हमारी क्या होंगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड, जो क्रिएशन का माइंड है ना उनके लिए होते हैं, सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, डिज़ाइन एंड सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। इसमें राइट्स क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे कि ये यूज़र को जब जो फिर क्रिएटर होता है उनको, सॉरी जो क्रिएटर ओनर होता है ना उनको इसके लीगल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। दीज राइट्स गिव द ओनर एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ देयर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड। जो ओनर होता है ना उसको कुछ ना कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि हाँ भाई ये आपकी चीज़ है तो ये आपके इसमें राइट्स है, वो हम देखेंगे अभी कौन कौन से राइट्स होते हैं। जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ठीक है। कॉपीराइट में क्या होता है कि जो भी आपने बुक लिखी है या आपने कोई भी पोएम लिखी है या आपकी कोई भी फोटो आपने फोटो बनाई है तो वो आपकी है। देखते हो कि आप कई बार इमेजेस जब इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो उन पे हर किसी पे लिखा होता है, एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, आप लोग ध्यान से देखना उसे, उसमें लिखा होता है कि कॉपीराइट ऐसे मतलब कुछ करके लिखा होता है उसमें, ध्यान से देखना आप उसे, एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें हर एक फोटो में मेंशन होता है कि दिस इमेज मतलब कुछ ऐसा करके लिखा होता है उसमें, साथ में कॉपीराइट वर्ड लिखा होता है, तो आप कभी ध्यान से देखना। तो वो किस लिए होते हैं कि भाई किसी का भी जो वर्क है उसको उसका क्रेडिट देने के लिए कि हाँ भाई ये इसी आदमी का वर्क है। ये जैसे भाई मान लो मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो हाँ ठीक है ये मेरी वीडियो है, इसको कोई भी अपने फाइनेंशियल गेन के लिए या फिर इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने बनाई है, ठीक है। जो भी हैं तो हमारी बुक्स हैं जो भी हम लिख रहे हैं उसको कोई, आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी भी बुक्स को आप ऐसे ही सेल नहीं कर सकते ऑनलाइन उसकी पीपीटी बना के, या फिर आप कोर्सेज वगैरह कई बार देखते होंगे कि कुछ लोग टेलीग्राम वगैरह पे उनको ऐसे धल्लड़े से बेचते हैं तो कई बार उनके टेलीग्राम चैनल भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो सब किस में आता है, कॉपीराइट में, ठीक है। ग्रांट द क्रिएटर द एक्सक्लूसिव राइट्स टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म, डिस्प्ले एंड लाइसेंस देयर वर्क। जो इसका ओनर होता है, जो क्रिएटर होता है, उसी को सिर्फ कॉपी करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, परफॉर्म करने का, डिस्प्ले करने का और लाइसेंस का राइट दिया जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, लास्ट फॉर द लाइफ ऑफ द ऑथर, जब तक ये आदमी जो ऑथर है उसका वो रहे, 50 से 70 साल तक जनरली होती है डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन। डिजिटल रेलेवेंस क्या होते हैं, यूर नोट्स मेंशन कॉपीराइट वॉयलेशन एंड सीसी विच आर टूल्स फॉर मैनेजिंग एंड शेयरिंग कॉपीराइटेड डिजिटल कंटेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई नाइक है, मान लो नाइक का है, नाइक का लोगो है कुछ ना कुछ, उसको कोई और ब्रांड नहीं यूज़ कर सकता। नाइक का कोई नाम है उसको उसका भी कोई यूज़ नहीं कर सकता। हाँ वो बात अलग है कि बहुत सारी कॉपीज आती हैं, लेकिन जो लीगली है, लीगली तो यही है ना कि आप नाइक की जो कॉपी भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो ट्रेडमार्क है इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। डिस्टिंक्टिव मार्क्स, सिंबल्स, नेम्स, स्लोगन्स एंड डिजाइंस यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पार्टी फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। जो भी एक पार्टी को दूसरी पार्टी से, जो भी उनके स्लोगन्स होते हैं, नेम्स होते हैं या फिर जो भी मार्क्स होते हैं उनको दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। राइट क्या होता है इनका, गिव द ओनर द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द मार्क टू प्रिवेंट कंज्यूमर कन्फ्यूजन अबाउट द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो भी उनके स्लोगन्स होते हैं या फिर नेम्स होते हैं सिर्फ वो कंपनी को दिए जाते हैं उसके राइट यूज़ करने के, ताकि कोई और है जो उसका नाम करके यूज़र्स में कन्फ्यूज़न ना फैलाए। गोल क्या होता है, जो भी ब्रांड की आइडेंटिटी है उसे बचाना, रेपुटेशन भी बचाना। ड्यूरेशन क्या होती है, जब तक कि हमारा जो वो है ब्रांड है वो जब तक कि रहेगा, ठीक है, या फिर रिन्यू नहीं हो जाता तब तक। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट किसको दिया जाता है, इन्वेंशंस को दिया जाता है जनरली, इंक्लूडिंग न्यू एंड यूजफुल प्रोसेसेस, मशीन्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर्स और एनी न्यू इम्प्रूवमेंट देयर ऑफ। जैसे कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करी, आपने कोई भी मशीन बना दी, ठीक है, तो दूसरा बंदा उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देख करके सेम ही दूसरी मशीन बना देता है, तो वो हमारा किस में आएगा, पेटेंट में आएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। ग्रांट द पेटेंट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन ऑफ अ लिमिटेड टाइम। तो ये कुछ इसका लिमिटेड टाइम होता है, लगभग 20 साल तक होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट द इन्वेंशन मस्ट बी नोवल, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। उसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स भी वही है कि भाई आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके सीक्रेट्स हैं। जैसे आप मान लो मैकडी में ही चले जाओ, तो मैकडी में की उसकी रेसिपी है, जो भी उसकी यूनिक रेसिपीज़ हैं, या फिर डोमिनोज की यूनिक रेसिपीज़, आप उनको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही होगा हमारा ट्रेड सीक्रेट्स में।
उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपका आईटी एक्ट। आईटी एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो मैंने कुछ एक आईटी एक्ट्स मेंशन भी किए हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में, तो देखते हैं। जो आईटी एक्ट है ना, ये हमारा जो ऑनलाइन कुछ भी अगर क्राइम होता है तो उन पे जो एक्ट्स लगते हैं तो वो चीज़ है हमारी अ लीगल फ्रेमवर्क प्रपोज्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। लीगल फ्रेमवर्क है ये, इंडियन पार्लियामेंट ने दिया है। The IT Act 2000 is the primarily legislation in India dealing with cyber crimes and electronic commerce। जो भी हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं ना, उनसे डील करने के लिए, ठीक है। इसमें आज तक 2 अमेंडमेंट हुई हैं, 2008 में और 2015 में। इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्या अमेंडमेंट हुई थी, बस इतना याद रखो 2008 2015। उसके बाद कुछ एक सेक्शंस मैंने मेंशन किए हैं, तो इनमें से मैं आपको बता देती हूँ आपको ज़्यादा कौन कौन से याद करने हैं, ज़्यादा कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। देखो सब, एक तो 66C आइडेंटिटी थेफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं हमारा जो 65 है वो किस लिए काम आता है, टेम्परिंग डॉक्यूमेंट्स स्टोर विद इन अ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होती है, हमारे 3 साल की एज हो सकती है, जेल हो सकती है किसी भी बंदे को, 2 लाख तक की फाइन लग सकता है। सेक्शन 66 ऑफेंस एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स और एनी एक्ट आउटलाइंड इन सेक्शन 43, ठीक है। इसमें 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है और 5 लाख तक आपको फाइन लग सकता है। 66B क्या है, डिसऑनेस्टली रिसीविंग अ स्टोलन कंप्यूटर और डिवाइस। आप किसी का भी जो फ्री फंड में कंप्यूटर बेचते रहते हैं, किसी का भी चुरा के, वो इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद है 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन, चीटिंग कि भाई किसी को ऐसे पर्सोनेशन से चीट करना। 66E इन्वेडिंग प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है 66C है। उसके बाद जो 67 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 67A किस लिए है ये, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट ऑफ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेंडिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स ऑफ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जो आप सेक्सुअली किसी का भी मतलब भाई किसी को परेशान करना, किसी का गलत तरीके से किसी की फ़ोटोज़ वगैरह का यूज़ करना, तो वो सब इसमें आता है 67A में। 7 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख तक आपको क्या लग सकता है, फाइन। और 67B इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चिल्ड्रन पॉक्सो से रिलेटेड है। तो अगर आप सेक्सुअली किसी बच्चे का जो फोटो वीडियो वगैरह है जो इस चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट करता है, तो उन चीज़ों को अगर आप ऑनलाइन किसी भी मीडियम से सेंड करते हो या फिर डाउनलोड करते हो, सर्च करते हो, तो उसमें आपका 67B लगेगा। और इसमें क्या है, 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। उसके बाद इनमें से तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 69 फेलियर टू इंटरसेप्ट मॉनिटर एंड डिक्रिप्ट डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है ये आप लोग पढ़ना, इसमें कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको, उसका क्वेश्चन बनता है पेपर में, मैंने देखा है कई बार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, फॉल्सली पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट 73। अगर आप किसी के जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उनको फॉल्सली पब्लिक कर देते हो, तो ये भी आपका किस में आएगा, साइबर क्राइम में। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक का प्राइमरी गोल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री ओपन सोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना, या फिर इम्प्रूविंग वेबसाइट सिक्योरिटी, वेबसाइट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, या फिर किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना, लॉगिन आईडी को चुराना, क्रेडिट कार्ड नंबर को चुराना। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपका उसमें अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, तो ये आएगा हमारा डी। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ मालवेयर लॉक्स अ यूजर्स कंप्यूटर फाइल्स एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर देयर रिलीज। किस टाइप का मालवेयर है जो वो आपके डाटा के बदले आपसे पेमेंट मांगेगा। एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। तो मैंने बताया था ये कौन सा होगा, रैंसमवेयर। उसके बाद विच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट अटैचिंग टू अनदर प्रोग्राम। जो मालवेयर है वो अपने आप को बिना किसी से अटैच करे फैलता है, तो वो होगा हमारा वोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का क्या मेन पर्पज होगा, इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है गाइज। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स KVS की, NVS की, दिल्ली पुलिस की, AMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सभी के साथ शेयर कर दो। एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय।